नमस्कार, जोहार और मेरा ग्रामीण परिवेश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं चान्हो ब्लॉक के सिलागाई गांव में, जहां वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थल है। और आज हम वीर बुद्धू भगत के घर में ही हैं और उनका 8वां वंशज लोग सब मिल रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ऐसी जगह पर आने का अवसर मिला और यहाँ का हम अनाज ग्रहण किए, जल पिए और वीर बुद्धू भगत के वंशजों से हम मिल भी रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक क्रांतिकारी आदमी होने के नाते मेरा भी आंतरिक इच्छा रहता है कि जो भी हमारे समाज के पुरखे क्रांतिकारी वीर योद्धा लोगों के वंशज हैं, हम उनसे मिले। और जब भी हम हमारे शहीद वंशजों के परिवार से हम मिलते हैं तो मेरे मन में भी एक आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है और अच्छा लगता है। और इसी आंतरिक ऊर्जा के कारण हम भी समाज को बेहतर सेवा दे पा रहे हैं, चाहे फिर हम मेडिकल जिसमें पोस्टिंग है वहाँ पर हो या फिर समाज के लिए हो। तो आज हम जानना चाहेंगे इन लोगों के जरिए इन लोगों का नाम क्या है और वीर बुद्धू भगत का घर, पुराना घर कहाँ पर है। तो दादा, आप लोग का बहुत बहुत मेरा चैनल में स्वागत है और जोहार रहेगा। जोहार। आपको भी जोहार। एक बार नाम बोल दीजिएगा। जोहार, मेरा नाम छत्रपाल भगत है, ग्राम सिलागाई है। शहीद परिवार का वीर बुद्धू भगत का 8वां वंशज हम लोग हैं। हमारा पुराना मकान, जो इसको पुश्तैनी मकान बोलेंगे, वो थोड़ा गांव के अंदर में है और ये बाद में जो बना हुआ हमारा नया मकान है। एक बार आप भी बोल दीजिएगा नाम। मैं वरुण भगत, मैं नवा वंश का हूँ। और हाँ जी, यही वो जगह है जहाँ पर वीर बुद्धू भगत जन्म लिए थे और लड़का आंदोलन और कोल विद्रोह को चलाए थे, जिसमें हजारों आदिवासी समुदाय, खास करके उरांव जनजाति, हो जनजाति और मुंडा जनजाति के लोग इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। और इसी आंदोलन की वजह से झारखंड जैसे राज्य में CNT एक्ट भी मिला, जो उनका आखिरी कड़ी बिरसा मुंडा लड़े थे। हालांकि बिरसा मुंडा हो या फिर बुद्धू भगत हो, इन लोग तो नेतृत्व करता थे, इसलिए इन दो नामों को उजागर किया जाता है इतिहास के पन्नों में। लेकिन ऐसे विद्रोह में या फिर ऐसे आंदोलनों में हमारे हजारों आदिवासी समुदाय के लोग लड़े, जो अभी भी गुमनाम हैं। तो दादा, आप लोग जैसे कि वीर बुद्धू भगत के 8वां वंशज हैं, तो सरकार की तरफ से आप लोग कुछ लाभ मिलता है? ऐसा है, सरकार की तरफ से तो अपने को अभी तक कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला है, वंशज परिवार होने के नाते। पेंशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। मतलब वंशज परिवार होने के नाते, शहीद परिवार होने के नाते सम्मान मिलता है। सम्मान हमको जरूर, जब ये साल भर में एक बार उनका हम शहादत दिवस मनाते हैं या फिर जन्म दिवस मनाते हैं, जयंती दिवस मनाते हैं, उस दौरान वंशज परिवार होने के नाते हमें भरपूर सम्मान दिया जाता है। और इसके अलावा सरकार से हमारा व्यक्तिगत तौर पे कुछ सहायता नहीं है। दादा, इसे आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, एक बार बता दीजिएगा। सबसे पहले तो अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम जैसा कि छत्रपाल भगत हुआ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा करने के बाद में रोजगार तो चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए कुछ तो जीविका का साधन चाहिए, तो इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग किया है। तो फिर सिविल का काम मैं करता हूँ, अपना गांव छोड़ करके दूर दूर तक, लगभग पूरे इंडिया के जितने भी प्रदेश हैं, लगभग 10-12 प्रदेशों में मैं घूम चुका हूँ सिविल के काम के लिए। सिविल का काम मालूम है सभी को कि कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, उसमें 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। और फिर प्राइवेट जॉब में मैं हूँ, लेकिन अभी प्राइवेट जॉब में होने के कारण हमें तो जॉब को छोड़ भी नहीं सकते हैं,
हमारी मजबूरी है कि हमें वहाँ रहना है, ड्यूटी करना है। और इसके एवज में हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह कोई ऐसा एक माध्यम बने जिससे हम अपने गांव घर में रहे और अपने गांव घर को समझ सके, अपने धरोहर को हम उस नाते हम बचा सके, उनके बारे में कुछ चिंतन मनन कर सके। अब क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो उससे हमारा क्या लगाव एकदम खत्म हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। जब भी आदमी नौकरी या जॉब या किसी काम के लिए अपने समाज से भटक जाता है तो उसका सांस्कृतिक या तो फिर भाषा सांस्कृतिक हर चीज से वो कट जाता है। और हम भी मतलब अपने आत्मा से मतलब मैं बोलता हूँ कि हमें अपने संस्कृति से, अपने विचारधारा से हमको बहुत लगाव है, पर मजबूरी ऐसी है कि हमको बाहर ही रहना है, मजबूरी है। तो यही है मेरा मतलब एजुकेशन जो लिया है उसके एवज में हम नौकरी करते हैं बाहर में रह के। और अभी ऐसा शुभ अवसर हमको मिला है, ऐसा सौभाग्य हमको मिला है कि हम इस बार जयंती समारोह में हम पहुंचे हैं। और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि इस मौके पे हम जरूर यहाँ पहुंचे, क्योंकि हम वंशज परिवार से हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, हम इस मौके पे पहुंचे और इसमें कुछ अपना योगदान दे सके, हम कुछ उनके विचारों को समाज में भी दे सके, हम लोगों को बता सके हम कि भाई वो वीर बुधु भगत आखिर थे तो कौन थे। लोगों को जब तक हम देंगे नहीं, ज्ञान बांटेंगे नहीं, तब तक लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी हमारा लगाव ज्यादा है। दादा, एक बार हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब हम शहीद परिवार के छत के नीचे हम हैं ही, तो क्यों ना वीर बुधु भगत का इतिहास है इसको थोड़ा सा दर्शक को बता दीजिएगा। जन्म कब हुआ था, कैसे कैसे मानभूम तक उनका लड़ाई जारी रहा। देखिए, जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है, चाहे मैं पढ़ा हूँ या लोगों के मुख से मैंने सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। उनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था, जिसकी जयंती हम हर साल 17 फरवरी को मनाते हैं। उसी तरह से उसका शहादत दिवस है 13 फरवरी, सॉरी हम थोड़ा गलत बोल गए यहाँ पे। उसका जो जन्म हुआ था, फिर शहादत हुआ था 1832 में मृत्यु हुआ था। जब वो जिस समय वो बचपन में थे तो उनका मन क्या, समाज के प्रति शुरू से ही उसका लगाव रहा। समाज हमारा कैसे उठे, समाज हमारा एक साथ कैसे रहे, उसके प्रति उसका चिंतन मनन हमेशा उसके मन में चलता रहता था। हमने सुना है कि जैसे वो उस समय तो गांव में पशु मवेशी सब रहते थे, गाय बैल बकरी सब चराने जाते थे। वो चराने जब जाते थे तो उसका मन इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता था। कभी कभी तो उनके बारे में ऐसा भी सुना है कि वो अपना पशु वशु ले करके, गाय बकरी जो भी ले करके जाते थे, जाने के बाद भी एक अपना टोंगरी है, स्थल है ना, टापू टाइप का है, टोंगरी है, कल जहाँ पे जयंती मनाया जाता है तो बीर पानी है, तो वहाँ पे जाके वो घंटों तक बैठे रहते थे और इसी मतलब विचार में खोए रहते थे कि हम कैसे हम समाज को एकत्रित करेंगे, कैसे हम अंग्रेजों से लड़ेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको उस समय घटित होता हुआ नजर आ रहा था। समाज में हो रहे अत्याचार को या बुरे विचार को वो सुनना देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन सब के बारे में चिंतन मनन करते रहते थे। तो उसी सिलसिले में धीरे धीरे जब ऐसी बात आई तो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति एक अभियान छेड़ने का प्रयास किया। उसके बाद में लड़ाइयाँ भी लड़ी खूब, उसमें अंग्रेजों हजारों की संख्या में थे, लेकिन ये अकेले थे, क्या करते। तब इन्होंने अपना एक टीम तैयार किया। टीम तैयार करने के बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों से बदला लेना शुरू किया। और कहते हैं कि जब वो लड़ाई करते थे, कैसे लड़ाई करते थे, उनके पास में हथियार तो थे नहीं, अंग्रेजों के पास में हथियार थे, तो इनके पास में सिर्फ एक हाथ में तलवार ढाल ही रहा करता था। और इनके पास में एक घोड़ा हुआ करता था जिसको पंखराज बोला जाता है। उस घोड़े का नाम है, अश्व का नाम है पंखराज। तो उसी पंखराज घोड़े से ही मतलब वो युद्ध की करते थे या कहीं जाना आना करते थे। कहते हैं जिस समय जब युद्ध हो रहा था, युद्ध जैसे 1857 जो ईस्वी है उसके पहले का विद्रोह जो हो रहा था, जैसे कोल विद्रोह कहते हैं, 1831-32 में हुआ था। तो उस समय जब हुआ था, जब अंतिम चरण में युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ कि वो लड़ाई जब लड़ते थे तो एक उनका टेक्निक रहता था कि गोरेला युद्ध है, उसको कहते हैं गोरेला युद्ध। गोरेला युद्ध में जैसे शिवाजी अपने महाराज थे, वो गोरेला युद्ध करते थे, ये भी उसी टेक्निक का उपयोग करते। गोरेला युद्ध यानी छुप छुप के वार करते थे, छुप जाते थे। और इनके अंदर एक विशिष्ट कहावत है कि वो
कहाँ जाते किसी को कभी पता नहीं लगता था। आप भी यहाँ पल भर में यहाँ पर है, पल भर में आपको लोहरदगा मिलेंगे, पल भर में वो गुमलाम मिलेंगे। मतलब एक दैविक शक्ति भी उनके अंदर में थी, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो ऐसा था कि पहले तो बहुत सारा इधर मतलब जंगल झाड़ी हुआ करता था। हाँ। जब अंग्रेज लोग तो बाहरी आदमी थे। हाँ। तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हम इसे घने जंगलों में कहाँ घुसे। डर भी था। डर भी था। इसे घने जंगलों में जब वीर बुद्धू भगत घुस जाते थे, हाँ। तब उन लोग के लिए खोज पाना ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए गायब भी हो जाते थे। गायब हो किसी भी आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा नया जगह पर उस वक्त घूमना। अभी तो ज्यादातर मतलब ज्यादातर जंगल होने के कारण से भी ऐसा कहीं न कहीं छुप ही जाते थे। आज से 2 साल पहले और कोई नया व्यक्ति जा भी नहीं सकता, स्वाभाविक है। आज से 2 साल पहले ये सब जगह कैसा रहा होगा, कल्पना कीजिए। अभी तो समय के साथ जंगल काटा गया, औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, कृषि लायक उसे जमीन बनाया गया। एक बार वीर बुद्धू का युद्ध के बारे में समझिए। ठीक है। ऐसा है, जब युद्ध चल रहा था, कहते हैं जब वह युद्ध कर रहा था तो अंग्रेजों तो उसके पीछे हजारों की संख्या में लगे रहते थे। और जब जिस समय इनको सूचना मिलती थी कि अंग्रेज अभी आने वाले थे, वो तो अपने तैयारी में रहते थे। लेकिन एक दैविक शक्ति के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे कि हमारा गांव कोयल नदी पड़ता है, कोयल नदी की इस पार में है। तो जब भी अगर अंग्रेजों को आना होता था तो उस समय नदी जो है ऑटोमेटिक पानी से भर जाता था, या बारिश खूब हो जाती थी, या आंधी तूफान खूब आ जाता था, जिससे कि वो लोग को आने में बाधा उत्पन्न हो। यानी जब बाधाएं इतनी आ जाती तो लोग आ ही नहीं सकते थे, तब तक फिर वो अपनी जगह सेफ हो जाते थे। इस तरह का भी कहा जाता था। मतलब ये दैविक शक्ति के रूप ऐसा कहा जाता है। और उनका तो जो अश्व था, घोड़ा था, पंखराज, वो तो वैसे भी तेज था, जहाँ चाहे वहाँ पल भर में चले जाते थे। और ऐसे ही जब युद्ध का सिलसिला आगे चलता गया तो अंतिम चरण में जब वो टीकों के मैदान में पहुंचे, और उससे पहले मैं बताता हूँ, उनको जब देखा कि उसका इतना आतंक बढ़ गया, कहने का मतलब इतना शक्तिशाली थे, इतने प्रबल थे, इतने सक्षम थे, इतने सैनिक इसके पास, बुद्धवीर के पास में थे कि मतलब अंग्रेजों को लोहा लेना भारी पड़ रहा था। तो जब देखा कि जब परेशान हो गए, कहते कि उनका जो कैप्टन इम्पे था, अंग्रेजों का कैप्टन इम्पे था, जिनको जिम्मा दिया गया कि भाई उसको कैसे भी करके उसको पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा पकड़ना है किसी भी हाल में। तब अब उसको हर उपाय किया गया। तो उस समय कहा जाता है कि कम से कम 1000 रुपए का इनाम तक घोषित किया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि उसको पकड़े जिंदा या मुर्दा तो उसको 1000 का इनाम दिया जाएगा। उस समय हजारों, इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद में उसका वैल्यू आज कितना हो सकता है आप खुद ही अनुमान लगा सकते, करोड़ों में हो सकता है। तब उस समय 1000 रुपए का इनाम रखा गया था, तब भी वो पकड़े नहीं गए। तब जा करके जब टीकों के मैदान में पहुंचे थे तो टीकों के मैदान में उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। घेरने के बाद टीकों का मैदान यहाँ कुड़ू में पड़ता है, लोहरदगा प्रखंड में पड़ता है ना, तो वहां पे चारों तरफ से घेर लिया गया। घेरने के बाद में उसमें जब उनके तो कम से कम 6 बटालियन थे, उनके ब्रिटिश सरकार के 6 बटालियन थे, 6 बटालियन उनको घेर दिया चारों तरफ से। लड़ाइयां लड़ी, हजारों की संख्या में, मारे भी इधर से, उन अंग्रेजों को भी मारा गया, उनकी भी लाशें बिछाई गई, लेकिन अपने भी खूब सारे मारे गए। और उसमें कहते हैं कि जब वहाँ युद्ध चल रहा था तो खून की नदियां टाइप की मतलब बहने लगी थी, जमीन जो है लाल हो गया था, धरती लाल हो गया था, इतना मतलब भयंकर युद्ध हुआ था। फिर जब देखा लड़ते 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 काफी समय हो गया, अब दोनों तरफ से लड़ाइयां चल रही है, तो बाद में फिर अपने जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग भी थे, उनमें उनका बेटा था हलधर, गिरधर, उसके बाद में एक उदयकरण करके भी एक है, तो ये बेटे थे और उनकी बेटियां भी थी, रुनिया और झुनिया, 2 बेटियां थी। तो बेटा बेटी सारे लोग धीरे धीरे उसमें युद्ध में खत्म हो गए। जब सारे लोग खत्म हो गए तो फिर बाद में बुद्धवीर सोचने लगा अब अकेले कितना लड़ेगा, कितना क्या करेगा, हजारों की संख्या में ब्रिटिश सेना थी। तब ऐसे में उसने क्या सोचा कि मैं तो इनको जीते जी इनके हाथ नहीं आऊंगा, ना ही मैं अपने तन को, अपने शरीर को इनको छूने दूंगा। तो ऐसा उन्होंने प्रण लिया। प्रण लेने के बाद में उन्होंने अपने हाथ में अपने तलवार था, तलवार से अपने सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ से जैसे अलग किया तो कहते हैं, प्राचीन कथा में लोग बताते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, कि उनका जो सर था वो सीधे सीधे हमारे घर में आकर के दरवाजे के किनारे में बैठ गया। और दूसरी बात ये कि उनका जो शरीर है, शरीर जाकर के हमारे पास के गांव डूंगा टोली के कोयल नदी के किनारे में जाकर के वहां गिरा। तो ये 2 बिंदु है जहाँ पे उसका एक जगह सर गिरा, एक जगह धड़ जाकर गिरा। तो आज भी गांव में उसका एक पिंड बना हुआ है जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसका शरीर, धड़ कैसे आ गया,
कुड़ू और यहाँ के डिस्टेंस में कभी हमको 15-18 किलोमीटर की दूरी होगा लगभग मेरे हिसाब से। तो वहां से शरीर अपने आप आ जाना, घर का अपने आप आ जाना, इसको दैविक शक्ति नहीं बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कोई इसको उठा के तो नहीं लाया। इतने सारे लोग वहां मारे गए, खून की नदियां बह गई, लाशें बिछ गई वहां पे, लेकिन वही क्यों आया? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा या फिर कुछ दैविक शक्ति हो सकता है, हमारा ऐसा मानना है। तो अंततः उनका सिर यहाँ आया, आने के बाद उसका हम लोगों ने मतलब हमारी पीढ़ियों ने उसका पिंड बनाया, जिसको हमारे गांव के सभी लोग उसको मतलब भगवान के रूप में उसको पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हर त्योहार में उनको पूजा पाठ किया जाता है। तो और वो उसके बारे में खास बात ये बताऊं कि पहले ये सब चीजें इतिहास में नहीं मिलता था। इतिहास के पन्नों में कहीं पढ़ने को हमको नहीं मिलता था, सिर्फ हमको बिरसा भगवान का ही पढ़ने में मिलता था। बाकी किसी का, बिरसा भगवान, जतरा, टाना भगत, इन्हीं कुछ लोगों का हमको सुनने को मिलता है। लेकिन खासकर वीर बुद्धू भगत के बारे में कहीं हमको कोई जानकारी नहीं मिलता था। गूगल में भी इस प्रकार का देखा जाए तो नहीं मिलता है। तो हमारे अभी के जो पीढ़ी है, इन्होंने फिर सोचा कि भाई इसको हम धीरे धीरे अपने समाज के जो भी है, आखिर क्रांतिकारी रहे हुए, तो उसको बाहर निकाले, समाज के सामने उसको रखें। तब जाकर उन्होंने धीरे धीरे उसके लिए छानबीन करना शुरू किया। उसके लिए बम्बई लेबोरेटरी गया, फिर इधर कलकत्ता गया, कहाँ कहाँ जा करके उसका एक एक मतलब सबूत इकट्ठा किया कि कहाँ पे वो पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कहाँ रहते थे, कैसे क्या करते थे। सारा डिटेल निकालने के बाद में उसको उसका एक तो फोटो भी नहीं मालूम था कि कैसा था, कैसा दिखता था। तो धीरे धीरे उसका टुकड़े उकड़े कहीं कहीं से निकाल निकाल के उसको बना करके रूपरेखा दे करके आज उसका एक स्टेचू भी बनाया गया, मूर्ति भी बनाई गई है, जिसको स्थापित किया गया है जगह जगह में। अब तो कई जगह में इसको मतलब एक त्योहार के रूप में, जयंती समारोह के रूप में मनाया जाता है। उनको हम पूजा अर्चना हम करते हैं उसको बुद्धवीर को लेकर के। तो ये इस तरह से उनका अंत हुआ। और तो उसके हम 8वां वंशज हैं अभी हम लोग हैं। तो और आगे क्या बता सकते हैं, इतनी अपनी को जानकारी है। तो बाकी इसका जो पुश्तैनी घर है, जहाँ हमारा पुराना घर है, उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको भी ले चलेंगे, उसको एक बार देख लेंगे कि उस पिंड कैसा बना हुआ है, उसको दिखा करके हम ला सकते हैं। आज थोड़ा सा बड़ा समय का कमी हो रहा है। हम दादा, आप इतना पढ़े लिखे हैं, तो आप सरकार, झारखंड सरकार से क्या आशा और उम्मीद रखते हैं, और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें हम यही कहना चाहते हैं, हालांकि व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए खुद अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, खुद मेहनत करना चाहिए। किसी दूसरे का ले करके हम कब तक करेंगे, मतलब दूसरे के एहसान तले नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर सक्षम है तो हम कर सकते हैं, मगर अगर सक्षम नहीं है तो सरकार से हम इतना जरूर चाहते हैं कि वंशज परिवार होने के नाते कुछ उनसे हेल्प होने के नाते, जैसे कि हमारा पुश्तैनी घर है जहाँ उनका पिंड बना हुआ है, उस घर को हमको रख रखाव के लिए ढंग से उसको एक हमको कुछ ऐसा व्यवस्था दे दे, संरक्षण कुछ ऐसा दे दे ताकि हम उसको अच्छे से डेवलप कर सके, उसको अच्छे से रख सके, ताकि लोग जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे अपना पूजा अर्चना अच्छा से कर सके, उस घर को देख सके। क्योंकि अभी जो देखेंगे तो वो घर एकदम जर्जर पड़ा हुआ है, वो गिर रहा है। सिर्फ वो जहाँ वो पिंड बना हुआ वहाँ पे वो घर खाली थोड़ा सा ठीक है। और दूसरा चीज अपना व्यक्तिगत के तौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं खुद स्वतः मतलब पढ़ाई किया हुआ हूँ, डिप्लोमा किया हुआ हूँ। और मेरा भतीजा है वरुण भगत, वो भी बायो में MA किया हुआ है, तो वो भी अभी बेरोजगार है। और आज कल के मतलब गवर्नमेंट के सरकार में क्या है, नौकरियां भी मिल नहीं रही है, नौकरियां आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है, और नौकरी लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, पढ़े लिखे लोग अभी बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि अगर नौकरी किसी तरह से मतलब अगर सरकार प्रोवाइड कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम ये नहीं चाहते कि हमको सभी लोगों को दे, कम से कम जो सक्षम है और जिस काम के लिए लायक है उस लायक का उसको काम दे, और ताकि वो उस काम को करते करते वो समाज का भी काम कर ले, वो अपना घर भी चलाए और समाज का भी काम कर ले। इसमें दोनों बातें हो जाएगी सरकार की। चलो ठीक है, हमने सरकार की तरफ से अगर नौकरी भी दिया गया तो नौकरी तो कर ही रहा है, योग्य आदमी को दिया गया, वो जरूरतमंद व्यक्ति को दिया गया, और साथ में वो समाज के लिए भी अपना हित के लिए सोचेगा और समाज को आगे बढ़ाएगा, समाज के लिए कुछ कदम रखेगा वो। तो यही चाहते हैं, और विशेष मैं क्या बोलूं। बाकी यहाँ पे जितने हैं करीब हम लोग 18 परिवार है, तो 18 परिवार में तो सभी को नौकरी देना संभव नहीं, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि जो योग्य है तो कम से कम एक या दो ऐसा दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ विशेषकर, और क्या।
तो ये थे अभी वीर बुद्धू भगत के 8वां वंशज। तो हम बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा समय का भी कमी है। तब तक के लिए धन्यवाद और जोहार रहेगा। जोहार। बंद कर